नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम राज है और कॉर्पोरेट सोसाइटीज के एक्ट, बायलॉज, रूल्स रेगुलेशंस वगैरह हम साथ में डिस्कस किया करते हैं। सबसे पहले तो आप सबको होली की बहुत सारी शुभकामनाएं। होली एक बहुत प्यारा त्योहार है, एक हिंदू त्योहार है जहां पे दिल से दिल मिल जाते हैं, मगर होश में रहना है, होश जोश में होश नहीं खो देना है। और खास करके हाउसिंग सोसाइटीज में भी आजकल जैसे होली खेला जाता है तो अलग सा एक ट्रेंड देखा जाता है, और सोसाइटीज के बाहर भी लॉ को और कानून को ध्यान में रखते हुए चीजों को करना पड़ेगा, नहीं तो धाराएं वहां पे भी एप्लीकेबल है। आज हम डिस्कस करने वाले हैं ऐसे कौन कौन से फोरम्स हैं जहां पे हाउसिंग सोसाइटीज के मैटर्स को ले सकते हैं। जैसे कंज्यूमर कोर्ट्स हैं, जैसे सुप्रीम कोर्ट है, जैसे हाई कोर्ट है, जैसे क्रिमिनल कोर्ट्स हैं, जैसे सिविल कोर्ट्स हैं, ठीक है, जैसे रेरा है। तो ऐसी कौन कौन सी फोरम्स में हम लेके जा सकते हैं, वो सारे सेक्शंस हम डिस्कस करने का वाले हैं, वो सारे फोरम्स हम डिस्कस करने वाले हैं। और वो कौन कौन से मुद्दे जो आप ले जा सकते हो वो सब हम डिस्कस करने वाले हैं। मगर सबसे पहले हम देखते हैं कि होली की जो ये आज इवेंट है, आज जो ओकेजन है, जो त्योहार है, वो भी आपको ध्यान में रखना है। हाउसिंग सोसाइटीज के अंदर कौन सी चीजें, वो कौन सी सेक्शंस आ जाती हैं जो होली में भी एप्लीकेबल हो जाएंगी अगर आपने थोड़ा आपके दायरे से बाहर जाके चीजों को करने की कोशिश की, तो आप भी कानून के दायरे में आ जाएंगे। वीडियो बहुत लंबा होने वाला है, मगर एक ही प्लेटफॉर्म में, एक ही वीडियो के अंदर सब कुछ आपको मिलेगा, सारे प्रोविजंस मिलेंगे, सारे फोरम्स जहां पे हाउसिंग सोसाइटी के मैटर्स डील होते हैं वो मिल जाएंगे। तो पेशेंस रखना है और पूरी वीडियो को देखना है। होली में काफी लोग जोश में आ जाते हैं और अच्छी बात है, रंगों का त्योहार है, रंगों से रंग मिल जाते हैं, दिलों से दिल मिल जाते हैं। मगर इसके बहाने, समझ रहे हो ना आप, कहीं पे किसी फीमेल को, माँ बहन और जो भी हमारे, ठीक है, उनको कलर जबरदस्ती नहीं लगाना है, या उनके ना बोलने के बाद उनको कलर नहीं लगाना है, या इनअप्रोप्रिएटली नहीं लगाना है, गलत तरीके से नहीं लगाना है, नहीं तो सेक्शन 354 आउटरेजिंग द मोडेस्टी ऑफ द वुमेन, उनका, ठीक है, मोडेस्टी भंग करने का आएगा। कहीं कहीं पे, जैसे मैं बहुत सारी जगह में आईपीसी की धाराएं आपको बताते रहूंगा, और आज के डेट में उसके रिलेवेंट धाराएं जो है भारतीय न्याय संहिता, वो एप्लीकेबल हो जाएगा, चेंजेस उसमें हो जाएंगे। तो आईपीसी फिलहाल हम बताते रहेंगे, जहां जहां पे एप्लीकेबल होगा वहां पे बीएनएस भी बता दिया करेंगे, ठीक है। कॉजिंग हर्ट वॉलंटरली, एक तो गलत तरीके से नहीं लगाना है कि दीदी, मैडम या भाभी जी के बहाने, ठीक है। डिसेंसी का त्योहार है, भगवान राधा कृष्ण का त्योहार है। राधा कृष्ण भी बहुत ही एक हमें अच्छा मैसेज देते हैं, एक प्रेम का मैसेज देते हैं। तो इस त्योहार को एक डिसेंसी से, एक अच्छा लेवल में मेंटेन करना जरूरी है। पब्लिक न्यूसेंस, जोर जोर से आप गाना बजा रहे हो, नाच गाना चल रहा है, बहुत जोर जोर से हॉर्न्स वगैरह बजा रहे हो, बहुत जोर जोर से आवाजें, अलग अलग बड़े बड़े इंस्ट्रूमेंट्स बजा रहे हो, तो पब्लिक न्यूसेंस वगैरह नहीं करना है। या ट्रक पे चढ़ के आप कूद रहे हो, या नाच रहे हो, या बड़े बड़े प्लेटफॉर्म्स कहीं पे बना के बहुत ज्यादा नॉइस पोल्यूशन वगैरह कर रहे हो, तो ये सारी चीजें पब्लिक न्यूसेंस नहीं करना। या बलून्स वगैरह आप छत पे खड़े होके किसी को, लेडी को मार रहे हो, या जेंट्स भी कोई है उसको भी मार रहे हो, ठीक है, तो टारगेट करके यहाँ वहाँ आप बॉडी के किसी पार्ट पे मार रहे हो, पब्लिक न्यूसेंस नहीं करना है। मिसबिहेविंग अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ दारू पी के आप मिसबिहेव कर रहे हो, तो फिर 510 पब्लिक न्यूसेंस कर रहे हो, 268 ऑफ द इंडियन पेनल कोड, कॉजिंग हर्ट वॉलंटरली, जानबूझ के आप किसी को चोट पहुंचाने की कोशिश करो, बलून उसके मुंह पे मारे हो, छाती पे मारे हो, या उसके पीठ पे मारे हो, या कहीं और जो भी है कर रहे हो आप, ठीक है, या किसी को नीचे गिरा के आप जबरदस्ती कलर वगैरह लगाने की कोशिश कर रहे हो, तो ये सारी चीजें नहीं करना है। क्रिमिनल फोर्स अगेंस्ट एनी पर्सन, जानबूझ के आप उसे 352, 355 और भारतीय न्याय संहिता के 123 जबरदस्ती आप उसे, अब 4 आदमी पकड़ के उसको जबरदस्ती कलर लगा रहे हो, तो ये सारी चीजें, ये सब, ठीक है ना, कानून के दायरे में आ जाता है। क्या कर रहे हो, अभी तक क्या कर रहे थे, मगर नॉलेज होना जरूरी है। कोई अगर ऊपर जाता है तो आपके ऊपर एप्लीकेबल हो जाएगा। पब्लिक न्यूसेंस वगैरह भारतीय न्याय संहिता 285 और 290 जो पहले आईपीसी में था, फिर उसके बाद एक्ट दैट एंडेंजर ह्यूमन लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, ऐसा कुछ आप कर रहे हो, 336, 337 एंड 338, जबरदस्ती आप पकड़ के किसी के आंख में लगा रहे हो, या कहीं और ऐसे बॉडी पार्ट में लगा रहे हो जिसकी वजह से उसकी लाइफ भी एंडेंजर हो सकती है, या उसके बाल में कुछ ऐसे चिपका दे रहे हो जो उसके बाल से निकले नहीं, या स्किन में ऐसा कुछ चिपक जाए कि चमड़ी निकल जाए, ये सब चीजें नहीं करना है, ठीक है। बड़ा प्यारा त्योहार है, प्यार से मनाना है, रेस्पेक्ट से मनाना है, डिसेंसी से मनाना है, ये सब चीजों से दूर रहना है। क्रिमिनल ट्रेसपेस
ट्रेसपास जो है 441 एंड 447 जबरदस्ती एक छत से दूसरे छत में कूद रहे हो, या किसी के घर में कूद जा रहे हो, या कहीं पे स्विमिंग पूल है, आपका क्लब हाउस वगैरह बंद है, जबरदस्ती उसमें कूद के जाके स्विमिंग पूल में नहा रहे हो और वहां पे होली मना रहे हो, और ऐसे इस टाइप के उटपटांग काम कर रहे हो आप, मिस्चिफ वगैरह, डैमेज टू द प्रॉपर्टी या बलून्स वगैरह किसी के वॉल पे मार रहे हो, ठीक है, किसी के गाड़ी पे मार रहे हो, या कुछ इस टाइप के करने की कोशिश कर रहे हो 425 ऑफ द आईपीसी मिस्चिफ और भारतीय न्याय संहिता के 425। फिर 506 क्रिमिनल इंटिमिडेशन, ठीक है, जबरदस्ती आप किसी को क्रिमिनली इंटिमिडेट करने की कोशिश कर रहे हो, तो ये भी दिस इज ऑल्सो नॉट अलाउड एंड दिस इज 506 ऑफ द आईपीसी एंड भारतीय न्याय संहिता के 351 आ रहा है। सो प्रिवेंशन ऑफ, आप जानवरों को भी ऐसे मारना या उनको दौड़ा दौड़ा के उनको जबरदस्ती लगाने की कोशिश करना तो ये एनिमल को भी आप हैरेस नहीं कर सकते। एनिमल एक्ट जो भी है क्रुएल्टी टू द एनिमल 1960 के हिसाब से उस पे भी आपके अगेंस्ट में फोर्सिबली थ्रोइंग कलर्स ओवर देम या उनको लगाना ये भी अलाउड नहीं है। तो बहुत फास्ट हमने एटलीस्ट ये वाला आज होली का अवसर है इसलिए ये पार्ट भी आज हमने कवर कर लिया। अब उसके बाद आते हैं कि आगे क्या क्या फोरम्स है जहां पे आप सारे मैटर्स को ले सकते हो। पहले तो चलते हैं, ये हमने पुलिस के सारे मैटर्स देख लिया आज होली के ओकेजन में। अब चलते हैं सिविल कोर्ट में आप क्या क्या चीज लेके जा सकते हो। सेक्शन 9 की अगर हम बात करें अभी सिविल प्रोसीजर कोड, तो जहां पे ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, किसी के साथ आपने कोई कॉन्ट्रैक्ट कर दिया, सोसाइटी के साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट हो गया, किसी कॉन्ट्रैक्टर ने किया हुआ है और आप ब्रीच कर रहे हो, टर्मिनेट कर रहे हो, या उसकी कोई चीज को आप मान नहीं रहे हो या उसे फॉलो नहीं कर रहे हो, तो ये मैटर फिर सिविल कोर्ट में जाएगा। और कौन कौन सी चीजें सिविल कोर्ट में जा सकते हैं, जैसे कॉम्प्लेक्स प्रॉपर्टी राइट्स के मैटर है, जो कोऑपरेटिव जो सोसाइटी के बाहर दायरे में आ जाए, या राइट्स की बात हो जाए, ठीक है, टाइटल की बात हो जाए, तो ऐसे मैटर्स चले जाएंगे सिविल कोर्ट के पास में। कॉम्प्लेक्स प्रॉपर्टी जो राइट्स हैं, तो थर्ड पार्टी इंटरेस्ट वगैरह है वो भी जाएंगे, जहाँ पे सोसाइटी कोई तीसरा पार्टी है, सोसाइटी और मेंबर है, और जो सोसाइटी मेंबर डायरेक्टली जहाँ पे इन्वॉल्व नहीं है मगर तीसरा कोई पर्सन इन्वॉल्व है, वो मैटर भी सिविल कोर्ट में जा सकते हैं। कन्वेंस को लेके, अगर सोसाइटी की कन्वेंस को लेके जो बात हो रही है वो भी जा सकती है। सब स्टैंडर्ड कंस्ट्रक्शन वगैरह आपका जो मटेरियल वगैरह जो बनाया हुआ है, बिल्डर ने आपको बना के दिया हुआ है, फ्लैट जो है बना के दिया हुआ है, वो अगर प्रॉपर नहीं है, वो स्टैंडर्ड सही नहीं है, वो मैटर भी सिविल कोर्ट में जाएगा। उसको छोड़ के ओनरशिप टाइटल के जितने भी डिस्प्यूट्स है, क्योंकि प्रॉपर्टी मैटर है, तो वो मैटर भी सिविल कोर्ट में जाएगा। ये भी सिविल मैटर है, उसके अंडर में आता है। ये कंज्यूमर मैटर भी हो सकता है, सिविल मैटर भी हो सकता है, तो दोनों जगह जा सकता है। मैटर्स आउटसाइड द स्कोप ऑफ, जो भी सेक्शन 91 जो दिया गया महाराष्ट्र कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट 1960 के अंदर में, जो उसके अंदर में भी नहीं गिरता है वो भी सिविल कोर्ट में जा सकता है। अब कोऑपरेटिव कोर्ट के अंदर में क्या जाएगा, सेक्शन 91 ऑफ द महाराष्ट्र कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट 1960 के हिसाब से कोऑपरेटिव कोर्ट में मैटर्स जाते हैं। कोऑपरेटिव डिस्प्यूट्स जितने भी है रिगार्डिंग द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द कमिटी सही से बनी हुई कि नहीं, सही इतने मेंबर्स बनी हुई कि नहीं, जो कंपोजिशन से जैसे आना चाहिए था, जो स्ट्रीम से कैटेगरी से वैसे बनी हुई है कि नहीं, और उसकी स्ट्रेंथ उतनी, या कोरम की बात ले जाए तो अगर वो है कि नहीं, तो वैसे जो डिस्प्यूट्स हैं वो मैटर जाएंगे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द कमिटी जाएगा कहाँ पे, कोऑपरेटिव कोर्ट में जाएगा। वहां पे इलेक्शन ऑफ द ऑफिसर्स, मतलब मेंबर्स ऑफ द मैनेजिंग कमेटी ऐसे सही से चुन के आए कि नहीं, जितना स्ट्रेंथ होना चाहिए आए कि नहीं, या ऐसे मैटर्स जो भी है ये भी, या गलत तरीके से चुन के आए, ये मैटर्स भी आपके जाएंगे इलेक्शन ऑफ द ऑफिसर। दिस विल आल्सो गो टू द कोऑपरेटिव कोर्ट। कंडक्ट ऑफ द जनरल मीटिंग, जैसे जनरल बॉडी के जो भी रेजोल्यूशंस होते हैं, चाहे वो एजीएम हो चाहे वो एसजीएम हो, वहां के जो रेजोल्यूशन है उसको आप कहाँ चैलेंज कर सकते हो, कोऑपरेटिव कोर्ट में चैलेंज कर सकते हो। तो आप रजिस्ट्रार के पास नहीं जाओगे, दिस विल गो टू द कोऑपरेटिव कोर्ट। सो डिस्प्यूट्स टचिंग अपन द कोर बिजनेस एक्टिविटीज ऑफ द कोऑपरेटिव सोसाइटी, जो इनके डेली एक्टिविटीज है, डेली बिजनेस है, डेली अफेयर्स ऑफ द सोसाइटी है, उसमें भी अगर कोई डिस्प्यूट्स है, देन दिस विल आल्सो गो टू द कोऑपरेटिव कोर्ट। एंड प्रॉपर्टी और द फाइनेंशियल डिस्प्यूट जहां पे भी हो रहा है, दिस विल आल्सो गो टू द कोऑपरेटिव कोर्ट। सो द क्लेम्स अगेंस्ट और बाय द सोसाइटी फॉर द डेट्स, डिमांड्स और डैमेजेस इंक्लूडिंग द रिकवरी ऑफ द ड्यूज, सोसाइटी के ऊपर है या सोसाइटी कहीं से कर रही है, दोनों ही केस में जहाँ पे फाइनेंशियल मैटर्स है, जहाँ पे रिकवरी की ड्यूज की मैटर है, वो भी कोऑपरेटिव कोर्ट में जाएगा। दोनों ही केस में कोई भी सोसाइटी के ऊपर या सोसाइटी किसी के ऊपर अगर कर रही है, तो दिस विल आल्सो गो टू द कोऑपरेटिव कोर्ट। स्पेसिफिक डिस्प्यूट्स क्या है जो कोऑपरेटिव कोर्ट्स में जाएंगे, रीडेवलपमेंट के डिस्प्यूट्स इन द हाउसिंग सोसाइटी, वो कोऑपरेटिव कोर्ट्स में जा सकते हैं। रिफ्यूजल टू फेलियर टू डिलीवर द पोजीशन ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ द एसेट्स, आपको अगर ठीक टाइम में नहीं मिल रहा है, ठीक है, ऐसे चीज भी कोऑपरेटिव कोर्ट में जा सकते हैं।
उसको छोड़ के डिस्प्यूट रिलेटेड टू दी एक्सपल्सन, अगर किसी मेंबर को निकाल दिया जाता है और वो सही नहीं है, धाराओं के बेस पे नहीं है, ठीक है, प्रोविजंस के बेस पे नहीं है, ये मैटर भी कोऑपरेटिव कोर्ट में जाएगा। क्लेम्स बाय दी श्योरिटीज इवन इफ नॉट द मेंबर्स फॉर द डेट्स ओन टू दी सोसाइटी। सोसाइटी के ऊपर अगर कोई डेट है और एक किसी को श्योरिटी उसमें बनाया गया है और वो सोसाइटी का मेंबर भी नहीं है, तो भी उस मैटर को वो कोऑपरेटिव कोर्ट में लेके जा सकता है और सोसाइटी को वहां खड़ा करा सकता है। अब हाई कोर्ट में कौन कौन से मैटर चले जाएंगे? आर्टिकल 226 एंड 227 के बेस पे आप हाई कोर्ट में मैटर लेके जा सकते हो। लोअर कोर्ट में जो रिजॉल्व नहीं हो रहा है, जो ट्राइब्यूनल में नहीं रिजॉल्व हो रहा है, ऐसे मैटर को तो क्या है वो चीजें? आर्टिकल 226 एंड 227 ऑफ दी कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से आप रिट पिटिशन डायरेक्टली वहां पे डाल सकते हो अगेंस्ट फाइनल ऑर्डर्स। जो भी अगर रजिस्ट्रार के पास से कोई ऑर्डर आया हुआ है, कोई भी लेवल का रजिस्ट्रार हो, वो डीडीआर हो, ज्वाइंट रजिस्ट्रार हो, डिविजनल ज्वाइंट रजिस्ट्रार हो या मिनिस्टर ऑफ कोऑपरेशन हो, उनके ऑर्डर के अगेंस्ट में अपील वगैरह सारे जब ये रेमेडीज खत्म हो गए फाइनली, देन यू कैन गो टू दी ऑनरेबल हाई कोर्ट। कोऑपरेटिव कोर्ट के ऑर्डर के अगेंस्ट में जा सकते हो, रजिस्ट्रार के ऑर्डर के अगेंस्ट में जा सकते हो, डिविजनल जॉइंट रजिस्ट्रार के ऑर्डर के अगेंस्ट में जा सकते हो। और सेक्शन 91 में भी अगर कोई डिस्प्यूट्स वगैरह कोऑपरेटिव कोर्ट में वगैरह ये सब हो चुका है और वहां से आपको कोई ऑर्डर मिल चुका है, देन यू कैन फर्दर अप्रोच दी ऑनरेबल हाई कोर्ट। दिस इज रिगार्डिंग द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द कमिटी, इलेक्शन ऑफ द कमिटी, मैनेजमेंट ऑफ द कमिटी फॉर द डेली अफेयर्स और बिजनेस ऑफ द सोसाइटी। एंड सेक्शन 78A के बेस पे भी अगर कमिटी को सुपरसीड किया गया है, वहां पे रजिस्ट्रार वगैरह बिठाया गया है या मेंबर्स ऑफ दी बोर्ड मेंबर्स वगैरह बिठाया गया है 3 मेंबर्स की या जैसे भी, या किसी मेंबर को अगर रिमूव कर दिया गया है मैनेजिंग कमेटी के मेंबर को, ऐसे मैटर भी ऊपर ऑनरेबल बॉम्बे हाई कोर्ट में आप अपील में जा सकते हो। सेक्शन 154B13 जहां पे ट्रांसफर ऑफ शेयर्स, राइट और इंटरेस्ट की बात हो रही है ऑफ द डिसीज मेंबर, किसी मेंबर के डेथ के बाद कोऑपरेटिव कोर्ट के बाद आप डायरेक्टली हाई कोर्ट भी जा सकते हो या डायरेक्टली वहां पे आप हाई कोर्ट भी कुछ केसेस में जैसे आप जा सकते हो, डिपेंडिंग ऑन केस टू केस की बात हो रही है। अब सुप्रीम कोर्ट में, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में आप क्या लेके जा सकते हो? ऐसी जो सारी चीजें जो हाई कोर्ट में रिजॉल्व नहीं हुआ, आप अपील में सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हो। कहीं पे फंडामेंटल राइट्स की बात हो रही है, जहां पे फंडामेंटल राइट्स है, जैसे 226, 227 आप यहाँ पे हाई कोर्ट में गए थे रेट पिटिशन वगैरह करके, यहाँ पे आप सेक्शन 32 के बेस पे फंडामेंटल राइट्स को अगर आपको एनफोर्स करना है तो आप ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो। और कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑफ अमेंडिंग अफेक्टिंग द कोऑपरेटिव सोसाइटीज में अगर कोई अगर अमेंडमेंट वगैरह होता है, उस सेक्शन वो वैलिड है कि नहीं, एक्चुअली वो एप्लीकेबल होगा कि नहीं, और उसका सही इंटरप्रिटेशन के बाद ही वो पूरी स्टेट में उसकी एप्लीकेबिलिटी होगी। मगर उसकी एप्लीकेबिलिटी कौन प्रूफ करेगा, कौन उसे सिद्ध करेगा, ये ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट बताएगा। पहले अगर हाई कोर्ट कर लेता है तो ठीक है, नहीं तो फिर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट उसे इंटरप्रीट कर सकता है और ऐसे अमेंडमेंट्स को सही या गलत बता सकता है। तो डिस्प्यूट्स इन्वॉल्विंग द सोसाइटीज ऑपरेटिंग इन मल्टीपल स्टेट्स में, एक स्टेट्स में आपकी कोऑपरेटिव सोसाइटी नहीं है, अलग अलग स्टेट में जैसे फैली हुई है, तो ऐसे केसेस में भी जब डिस्प्यूट्स होता है वो भी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में आप अप्रोच कर सकते हो। सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ अपील्स अगेंस्ट द हाई कोर्ट्स के अगर कोई ऑर्डर आ गए और सुप्रीम कोर्ट को लगता है कि एक ऐसा मैटर है जिसमें लॉ के पॉइंट ऑफ व्यू से सही है या गलत है और पब्लिक एट लार्ज इंटरेस्ट अफेक्ट होंगे उससे, तो ऐसे मैटर को भी सुप्रीम कोर्ट में लिया जा सकता है या सुप्रीम कोर्ट खुद ले जा सकता है। सेक्शन 136 ऑफ द स्पेशल लीव पिटिशन में आप सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हो और वहां पे जैसे जो चीजें हमने जो डिस्कस कर लिया है, तो सुप्रीम कोर्ट में ग्रांट स्पेशल लीव टू दी अपील फ्रॉम दी एनी जजमेंट, ठीक है, डिक्री, डिटर्मिनेशन, सेंटेंस और ऑर्डर इन एनी केस और मैटर पास बाय एनी कोर्ट और ट्राइब्यूनल। ऑलराइट, जितने भी ट्राइब्यूनल है, जितने भी स्टेट्स में है, जितने भी ऑर्डर है, जितने भी डिक्री है, जितने भी जजमेंट है, जितने भी डिटर्मिनेशन है, उनके अगेंस्ट में सारे स्टेट्स के अगेंस्ट द हाई कोर्ट्स और एनी अदर लोअर कोर्ट्स, आप ट्राइब्यूनल्स, आप डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हो, वहां पे अपील कर सकते हो। तो ये हमने देख लिया सुप्रीम कोर्ट में क्या कर सकते हो। कंज्यूमर कोर्ट की अभी बातें करते हैं। अब कंज्यूमर कोर्ट में आप डायरेक्टली सेक्शन 35 ऑफ द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के हिसाब से वहां पे आप जा सकते हो, जहां पे फॉर डेफिशिएंसी एंड ग्रीवेंसेस है आपको इस चीज में, सर्विसेज के बारे में अगर डेफिशिएंसी और ग्रीवेंसेस है, वो मैटर भी आप कंज्यूमर कोर्ट में लेके जा सकते हो, जहां पे आप एज ए कंज्यूमर, एज ए फ्लैट ओनर आप अफेक्ट हो रहे हो, तो ऐसे मैटर भी वहां पे
जा सकता है। सो दिस आउटलाइंस द प्रोसीजर फॉर आप फाइलिंग कैसे करोगे, कंप्लेंट्स वगैरह फाइल कैसे करोगे डिस्ट्रिक्ट कमीशन के पास में रिगार्डिंग द डिफेक्टिव गुड्स एंड डेफिशिएंट सर्विसेज। बिल्डर्स वगैरह कुछ प्रॉमिस करते हैं मगर आपको जो मिलता है, ठीक है ना, तो सब जोल झाल रहता है, तो ये सब नहीं चलेगा। कंज्यूमर कोर्ट भी अप्रोच कर सकते हो अकॉर्डिंग टू सेक्शन 35 ऑफ द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। ऑलराइट, तो रेरा के अंडर में चलते रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवलपमेंट एक्ट 2016 के हिसाब से आप किस मैटर पे जा सकते हो। रेरा अथॉरिटी के पास में सेक्शन 8 पकड़ लीजिए, 18 पकड़ लीजिए सॉरी, जहां पे आप पोजेशन और डिलेज की बात हो रही है, जहाँ पे इंटरेस्ट की बात हो रही है। अगर टाइम पे पोजेशन नहीं मिलता तो इंटरेस्ट के साथ में आप या तो आप वहाँ जो प्रोजेक्ट है उस पर कंटिन्यू कर लो या फिर आप अपना पैसा लेके बाहर आ जाओ, रिफंड ले लो और उसके साथ इंटरेस्ट भी ले लो। तो दोनों ही ऑप्शन आपके पास में है। और वायलेशन ऑफ एग्रीमेंट जहाँ पे होता है वो मैटर्स को भी आप लेके जा सकते हो, जहाँ पे प्रमोटर्स, बिल्डर या जो डेवलपर है अगर कुछ वायलेट करते हैं, ऐसे मैटर को आप लेके जा सकते हो। कंपेंसेशन जैसा आप क्लेम कर सकते हो, रिफंड एंड इंटरेस्ट आप क्लेम कर सकते हो। और एनफोर्सेबिलिटी फॉर द टाइमलीनेस एंड क्वालिटी जो हमने डिस्कस किया, ये आपको डिस्कस किया था। मैं इस स्टैंडर्ड का मैं वहाँ पे बेसिन लगाऊंगा, इस स्टैंडर्ड का फ्लोर बनाऊंगा, इस स्टैंडर्ड का वो करूंगा, इस स्टैंडर्ड का बाथरूम होगा, इस स्टैंडर्ड की ट्यूबलाइट्स एंड ऑल दैट जितने भी इलेक्ट्रिकल एसेसरीज होंगे, मगर देने के टाइम में आपको कुछ और चिपका दिया तो आपके सर्विसेज अफेक्ट हो रहे हैं। आपको जो गुड्स, जैसे आपको ये फ्लैट प्रोवाइड किया जा रहा है, इतने करोड़ का आपने खरीदा था मगर सामान इतने का है, तो ऐसे मैटर भी आप रेरा के पास में रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवलपमेंट एक्ट 2016 के हिसाब से आप सामने ऑथोरिटी को अप्रोच कर सकते हो। अब इसके पास चलते हैं कौन से मैटर्स हम क्रिमिनल कोर्ट में लेके जा सकते हैं। बहुत सारी हमने देख लिया, जैसे सुप्रीम कोर्ट देख लिया, हाई कोर्ट देख लिया, हमने पुलिस स्टेशन का देख लिया, हमने कोऑपरेटिव कोर्ट का देख लिया, कंज्यूमर कोर्ट को देख लिया। अब हम चलते हैं कि कौन से मैटर्स जो हैं वो क्रिमिनल कोर्ट्स के अंडर में आ जाएंगे। तो सेक्शन 420 ऑफ द आईपीसी 420, तो चीटिंग वगैरह आप करोगे सेक्शन 420, 318 ऑफ द भारतीय न्याय संहिता, ठीक है। ठगना वाला जो काम करते हो, मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ द फंड, सोसाइटी के फंड्स को आपने झोल झाल कर दिया। सोसाइटी के फंड्स को, लोगों का फंड है, लोगों का ट्रस्ट है, लोगों का ब्रीच है, उसको आपने अफेक्ट किया। क्रिमिनल ब्रीच ऑफ द ट्रस्ट, ठीक है, लोगों का जो फंड है वो आपके नाम पे आपके यूज के लिए आपने किसी भी तरीके से कर लिया। सो क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, लोगों का ट्रस्ट था जिसको आपने क्रिमिनली ब्रीच कर दिया, तो वो भी जाएंगे। फॉर्जरी कर दिया, किसी चीज को आपने ठीक है गलत रिप्रेजेंटेशन किया, गलत सिग्नेचर किया या गलत कहीं पे डॉक्यूमेंट्स का मिस यूटिलाइजेशन किया, फॉल्सिफिकेशन ऑफ द अकाउंट्स सेक्शन 477A ऑफ द आईपीसी, ठीक है। तो अलग अलग, जैसे यहाँ पे सेक्शन 406, 409 ऑफ द आईपीसी जहाँ पे क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट की बात हो रही है, अलग अलग सेक्शन है, उसके हिसाब से बहुत सारी ऐसी प्रोविजंस है। इतने सारे फोरम्स है जहाँ पे आप कोऑपरेटिव सोसाइटीज के मैटर्स को लेके जा सकते हो। और ऐसा नहीं है कि सोसाइटी मैनेजिंग कमेटी और उसके मेंबर्स कुछ भी करते रहेंगे, आप ऐसे बैठे रहोगे, या बिल्डर, प्रमोटर या डेवलपर कुछ भी करता रहेगा, आप बैठे रहोगे, आपके पास में कोई रिकोर्स नहीं है। तो इतने सारे रिकोर्स आपके पास में है। फिर उसके बाद चलते हैं मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ द एप्रोप्रिएशन बाय द कस्टोडियन। कस्टोडियन कौन है? सेक्रेटरी, चेयरमैन और ट्रेजर और मैनेजिंग कमेटी के मेंबर्स कस्टोडियन है, और आपके फंड्स का इन्होंने बंटाधार कर दिया। तो ऐसे केस भी आएंगे क्रिमिनल कोर्ट के अंडर में, सेक्शन 146E ऑफ द महाराष्ट्र कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट। और मिसयूज ऑफ द फर्स्ट चार्ज सेक्शन 146F ऑफ द MCX एक्ट, जहां पे सोसाइटी का पहला चार्ज होना चाहिए, सोसाइटी का पहला हक होना चाहिए, आपने उसको कहीं और डाइवर्ट कर दिया या किसी और चीज के लिए यूटिलाइज किया या आपने मिस अप्रोप्रिएट करने की कोशिश की, तो ऐसी चीज भी क्रिमिनल कोर्ट के अंडर में आ जाएंगे। तो इतने सारे हैं, और भी है, अभी खत्म नहीं हुआ है, ठीक है। फिर भी हमने कुछ ही लिखा हुआ है और बाकी आप रेफर कर सकते हो। सो सेक्शन 146S, करप्ट प्रैक्टिस ड्यूरिंग द इलेक्शन के टाइम में अपने उल्टा सीधा करके, झूल झाल करके इलेक्ट होके आ गए हो, तो ऐसे मैटर भी क्रिमिनल कोर्ट के अंडर में आ जाएगा, चैलेंज किया जा सकता है और आपको यू कैन गो बिहाइंड द बार्स। अंडरस्टूड? सेक्शन 146E2 ऑफ द महाराष्ट्र कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट, फॉल्स रिपोर्टिंग आपने किया हुआ है जो है नहीं, आपने कुछ और रिपोर्ट किया है, ऐसे मैटर भी आ जाएंगे उसमें, ठीक है। जो आपको देना चाहिए, रिपोर्ट्स वगैरह सबमिट करना चाहिए, जो फैक्ट्स एंड फिगर्स देना चाहिए, मगर आपने कुछ और रिपोर्ट्स वगैरह दूसरे ऑथोरिटीज को सबमिट किया हुआ है या कॉम्पिटेंट अथॉरिटी को सबमिट किया हुआ है, तो वो भी फॉल्स रिपोर्टिंग में आएगा। एंड सेक्शन 145 ऑफ द महाराष्ट्र कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट,
अनऑथराइज यूज ऑफ दी वर्ड कोऑपरेटिव सोसाइटीज, जहाँ पे यूज हो सकता है वर्ड, वहां छोड़ के आपने दूसरे किसी चीज के लिए यूज किया हुआ है विच इज अनऑथराइज, दिस इज नॉट परमिटेड, तो ये भी क्रिमिनल कोड के दायरे में आ जाएगा। सेक्शन 146 आई ऑफ द महाराष्ट्र कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट, विलफुली डिसोबिंग, आपको समन पे समन मिल रहा है, आपको ऑर्डर्स मिल रहे हैं एंड आप वो ऑर्डर्स को नहीं मान रहे हो, रजिस्ट्रार का है या कोऑपरेटिव कोड का है, ऐसी चीजों को, समन को एंड ऑर्डर्स को आप नहीं मान रहे हो, तो ये भी आ जाएगा क्रिमिनल कोड के पास में। ऐसे बहुत सारी सोसाइटीज होते हैं ना, जैसे सोसाइटी डिसॉल्व का ऑर्डर आ गया, या सोसाइटी की किसी मैनेजिंग कमेटी मेंबर को रिमूव की बात आ गई, या और मैनेजिंग कमेटी मानती नहीं है, मेंबर ऑफ द कमेटी मानते नहीं है, तो भाई साहब देख लो क्या रिजल्ट हो सकता है। सेक्शन 148(3) ऑफ द महाराष्ट्र कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट, प्रोविजन सैंक्शन ऑफ रजिस्ट्रार, अगर प्रीवियस सैंक्शन ऑफ द रजिस्ट्रार, अगर आप कहीं पे ऐसे अथॉरिटी के पास जा रहे हो, किसी कोऑपरेटिव कोर्ट में या अपर कोर्ट्स में जा रहे हो, कहीं पे कोई चीज एनफोर्स करने की बात हो रही है, उससे पहले किसी पिटीशन डालने से पहले, कहीं पे अप्रोच करने से पहले रजिस्ट्रार को भी इंटीमेशन होना चाहिए, उसका सैंक्शन होना चाहिए। सेक्शन 148 ऑफ द महाराष्ट्र कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का कोई ऑर्डर आ गया, आप उसे नहीं मान रहे हो और विलफुली डिसओबे कर रहे हो, तो ऐसे केस भी आ जाएगा क्रिमिनल कोड के अंडर में। सेक्शन 409 of the IPC, office bearers of a cooperative society can be treated as पब्लिक सर्वेंट है वो, क्योंकि आपकी सेवा करने के लिए वहां पे भेजा गया है। ऑनरेरियम वो ले सकते हैं अगर रेजोल्यूशन वगैरह पास किया हुआ है, ठीक है, अदरवाइज ऑनरेरिली दे हैव बीन अपॉइंटेड, दे हैव बीन सिलेक्टेड, इलेक्टेड, और जो भी अपना काम कर रहे हैं, तो अगर वो ऐसा काम कर रहे हैं, पब्लिक सर्वेंट है, सो मेकिंग देम लायबल फॉर द क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट। ब्रीच ऑफ ट्रस्ट किसके है? मेंबर्स ऑफ द सोसाइटी है, जो उनको चुन के जिन्होंने भेजा हुआ है, उनके ट्रस्ट, उनके जो फंड्स उनके पास में, अगर उसको आप ब्रीच कर रहे हो, एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन, फाइनेंशियल डिसीजन गलत ले रहे हो, तो ब्रीच ऑफ ट्रस्ट है, उसके लिए भी प्रोसिक्यूट किया जा सकता है। तो इतने सारे क्रिमिनल कोड के हैं, एक लंबी लिस्ट यहाँ पे भी है। सीपीसीबी सिविल प्रोसीजर उसके अंडर में भी क्या आएगा वो भी हमने देख लिया, रेरा का देख लिया, कंज्यूमर कोर्ट का देख लिया, हाई कोर्ट का देख लिया, सुप्रीम कोर्ट का देख लिया, पुलिस स्टेशन का देख लिया हमने, पुलिस का भी देख लिया, ऑनलाइन कोऑपरेटिव कोर्ट का। तो इतने सारे प्रोविजंस है, बहुत सारी आईपीसी, बीएनएस जो अभी हम बोल रहे हैं, भारतीय न्याय संहिता, उसके हिसाब से देयर आर लॉट्स ऑफ प्रोविजंस। आप सबको फिर से होली की बहुत सारी शुभकामनाएं, ठीक है। रंग सही तरीके से लगाना है, रंगों से रंग मिलाना है, दिलों से दिल मिलाना है, एक दूसरे को टॉर्चर नहीं करना है, एक दूसरे के साथ भाईचारे के साथ रहना है, और एक अच्छा फेस्टिवल डिसेंसी से, आदर से और बहुत सारे रिस्पेक्ट से अगर हम मनाएं, तो एक अच्छा माहौल होगा, अच्छा मैसेज जाएगा सबको। फिर से आप सबको शुभकामनाएं, धन्यवाद।